जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, वोट से मुर्दाबाद। देखिए, राहुल गांधी की वोट बचाओ यात्रा शुरू हुई बिहार से, सहरसा से। कल कल का मतलब 17 अगस्त, और आज 18 अगस्त को यात्रा का दूसरा दिन है। देश के अंदर दो प्रकार की चीजें देखी जा रही हैं। एक तरफ ये देखी जा रही है कि राहुल गांधी ने जो ये अलख जगाई है और ये जो संदेश दिया है देश को, देश उनकी भावना को समझ गए हैं। देश समझ गए हैं कि जो लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है, जिसके लिए राहुल गांधी इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, तो देश की जनता ने, बिहार की जनता ने तो ये बिल्कुल दृढ़ विश्वास कर लिया है, निश्चय कर लिया है कि वो राहुल गांधी के साथ खड़े होंगे। अब लोकतंत्र के अंदर अगर जनता किसी दल के साथ या नेता के साथ खड़ी हो जाए तो उसकी जीत निश्चित होती है, जो आज तक हमने देखा है। हमने इमरजेंसी के बाद जो 1977 का चुनाव हुआ तब यही देखा होते हुए, क्योंकि जनता इंदिरा जी के खिलाफ थी तो इंदिरा जी हारी। 1980 में जनता फिर इंदिरा जी के साथ हुई, इंदिरा जी फिर जीती। 84 में राजीव गांधी फिर बहुत अच्छी तरह से जीते, जनता राजीव गांधी के साथ थी। लेकिन इस समय जो समस्या पैदा हो गई है वो ये कि जनता तो राहुल गांधी के साथ है, तेजस्वी यादव के साथ है, अखिलेश यादव के साथ है, लेकिन चुनाव आयोग केंचुआ वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो मोदी जी के साथ है। वो ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे जिन्होंने उसको चुना है उसको उपकृत करना और उसको जिताना और बिहार के जनता के साथ धोखा करके बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाना। ये सवाल केवल महागठबंधन या इंडिया गठबंधन के लोगों को हराने का नहीं है, ये नीतीश कुमार को भी ठिकाने लगाने का है। जो अगर इस चुनाव आयोग को, गणेश कुमार गुप्ता को, अगर नीतीश कुमार समय पे नहीं समझे, जीतन राम मांझी नहीं समझे, चिराग पासवान नहीं समझे, तो इन लोगों की राजनीति भी खत्म होने वाली है। और ये उसके बाद ये क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे और उसके बाद फिर वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी बड़ाई भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी करते रहे, उनका देश के अंदर राज्य होगा। और कोई लोकतंत्र की बात नहीं होगी, संविधान की बात नहीं होगी और अम्बेडकर साहब की बात नहीं होगी, केवल मनुवाद और मनुस्मृति देश के अंदर चलेगी। देखिए, ज्ञानेश कुमार, एक तरफ तो ये राहुल गांधी की यात्रा हो रही है, दूसरे दिन की यात्रा जब आप देख रहे हैं उसके बारे में आपको दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं, तो लाखों की जनता सड़क पर उतरी हुई है। सहरसा में जब पहले दिन यात्रा हुई तो उस दिन भी आपने लाखों लोगों को देखा, और ये भी देखा उसमें विशेष तौर पर कि जितने ज्यादा उत्साही आरजेडी के लोग थे, उससे ही कम उत्साहित कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे और कम्युनिस्टों के कार्यकर्ता नहीं थे। पहले आप देखा करते थे बिहार के अंदर जब यात्रा होती थी तो आरजेडी के लोग 70% होते थे और बाकी 30% में कम्युनिस्टों का और कांग्रेस के लोग आपको दिखाई पड़ते थे। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं कि इस यात्रा में जितना आरजेडी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, उतने ही कांग्रेस के और कम्युनिस्टों के नेता उत्साहित हैं, और बिल्कुल बराबरी से कंधा। क्योंकि ये लड़ाई जो है अब केवल चुनाव की नहीं रह गई है, ये लड़ाई अगर अब ये केवल मुख्यमंत्री बनाने की नहीं रह गई है, ये बिहार की अस्मिता को बचाने की लड़ाई हो गई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई हो गई है। और इस चुनाव आयोग को, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके बैठ गया है, इसको सबक सिखाने की बात हो गई। यहां तक बात हो रही है कि अगर इन्होंने 20% की भी हेरा फेरी कर दी, जो ये नाम काट के की है इन्होंने, जो पहले ही दिन चुनाव आयुक्त ने कह दिया था मीटिंग में, जबकि एसआईआर नहीं हुई थी, कि 20% हम नाम काटेंगे। 20% की हेरा फेरी के बावजूद आज जो बिहार के अंदर फिजा है कि हम 50% की लीड देंगे, तुम्हारी 20% की हेरा फेरी भी नहीं चलेगी और हम तुम्हें एक्सपोज भी करेंगे। देखिए, चलिए, ये बात तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के पक्ष में खड़ी हो गई है, जनता विपक्ष के पक्ष में खड़ी हो गई है। ये देखिए समझ में आता है कि चलिए राजनीतिक लोग हैं, लेकिन आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या परिस्थिति पैदा हो गई है। निर्मला सीतारमन, जो देश की वित्त मंत्री हैं और जिनका खानदान पहले हमेशा कांग्रेसी रहा करता था, वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई और मोदी जी उनसे इतने ज्यादा प्रभावित हुए पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के बावजूद कि आज तक वो वित्त मंत्री। अब सोचिए उनके पति
उनके पति ये कह रहे हैं कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में बेईमानी न होती, ये निर्मला सीतारमण के पति कह रहे हैं कि अगर 2024 के चुनाव में हेराफेरी न होती तो कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को 325 सीटें मिलती। 325 सीटें, इसका मतलब यह है कि इंडिया गठबंधन को 325 सीटें मिलती और एनडीए को 200 सीटें मिलती। तो इसका मतलब देखिए 90 सीटों का हेरफेर भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये कौन कह रहा है? निर्मला सीतारमण के पति। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि साहब वो घर घर के झगड़े होते हैं, पति पत्नी के झगड़े होते हैं, उनके पति शायद निर्मला सीतारमण जी से नाराज है इसलिए शायद इस तरह की बात कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग तो ये मानते हैं कि पति पत्नी के झगड़े कितने भी हो जाएं, वो सड़क पे नहीं आनी चाहिए, बाहर नहीं आने चाहिए। और लोकतंत्र और जहां पे डेमोक्रेसी का प्रश्न हो, पढ़े लिखे आदमी है, समझदार आदमी है निर्मला सीतारमण के पति, और उनकी बेटी भी ये कहती है कि निर्मला जी को इकोनॉमिक्स के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो अगर अगर उनके रिलेशन बहुत अच्छे नहीं हैं तो निर्मला सीतारमण, जो हम सनातनी की तरह प्रश्न पूछ रहा हूं, निर्मला जी जो अपने पति और अपनी बेटी को नियंत्रण में नहीं कर पाती तो देश की अर्थव्यवस्था को कैसे नियंत्रित करेंगी और महंगाई को कैसे नियंत्रित करेंगी और हमारे जीवन को कैसे सुधारेंगी? जब उनका, अगर ये एक प्रकार की रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है तो घर के अंदर अगर वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रही तो देश की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगी? और अगर घर के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, इसके बावजूद उनके पति और उनकी बेटी कह रही हैं कि निर्मला जी जो हैं वो एक अक्षम वित्त मंत्री हैं, तो उनको पद से मोदी जी ने क्यों हटाया, इसके पीछे भी सोचना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ तो ये चल रहा है, दूसरी तरफ क्या चल रहा है कि चुनाव आयोग ने, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार नहीं थे, जो जनता के सामने आने के लिए तैयार नहीं थे, जिन्होंने हमेशा ये कहा कि एसआईआर, वो भी प्रेस रिलीज के माध्यम से कहा, गोदी मीडिया के माध्यम से कहलवाया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के माध्यम से कहलाया, खुद प्रकट नहीं हुए। लेकिन जब उन्हें पता चला कि राहुल गांधी मैदान में उतर गए हैं और बिहार के मैदान में उतर गए हैं और 17 दिन लगातार मैदान में रहेंगे और जनता का कैसा सपोर्ट उन्हें मिल रहा है, जनता के सपोर्ट को भी दबाने का प्रयास हुआ। आपने शुरू शुरू में देखा होगा, साक्षी जोशी के वीडियो को देखा होगा कि वो मीटिंग स्थल पे जाके उसको कवर करना चाहती हैं, मीटिंग को, यात्रा को, तो पुलिस उनको रोक रही है। उनको ही नहीं रोक रही है, उस एएनआई के लोगों को भी रोक रही है जो कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है और जो एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए सारा एजेंडा बनाता है, उसको भी रोक रही है। कुछ मीडिया को जाने दे रही है और कुछ खैर बाद में हस्तक्षेप हुआ और उन लोगों को जाने को मिला। लेकिन इसका माने एक प्रयास था कि वहां पे जो आपको दृश्य दिखाए जाए, फोटो दिखाई जाए, वो ऐसी दिखाई जाए जो उन्हीं के गोदी मीडिया द्वारा दिखाई जाए, और जो निष्पक्ष पत्रकार हैं और जो ऐसे पक्ष हैं जो शायद राहुल गांधी के मीटिंग के रिस्पांस को देख के जनता समझेगी क्या वहां पे आंधी चल रही है, बिहार वालों को तो पता है, देश वालों से छिपाया जा सके, वो भी नहीं संभव। और उसको और दबाने के लिए, जैसे इंदिरा जी ने जब जयप्रकाश का आंदोलन चल रहा था उसके महत्व को घटाने के लिए शोले पिक्चर दिखाई थी कि लोग शोले देखें और उस मीटिंग को ना देखें, और उसी प्रकार से एक मोदी जी ने भी दिल्ली के अंदर यात्रा निकाल दी, पद यात्रा कर दी, और उसका मतलब ये था कि लोग इसको देखेंगे, गोदी मीडिया को एक बहाना मिल जाएगा कि मोदी जी की यात्रा को दिखा रहे थे इसलिए हमने राहुल गांधी की यात्रा को नहीं दिखाया। और मोदी की यात्रा में जो 80% लोग आए, बाद में पता चला वो सरकारी कर्मचारी थे और उनको धमकी देके कि तुमको नौकरी से निकाल देंगे, सरकारी बसों में लाद लाद के उनको मीटिंग स्थल तक पहुंचाएगा, जो वीडियो आपने देखे होंगे। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने राहुल गांधी की यात्रा को कम बताते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, जो अभी तक उन्होंने नहीं की थी। उसमें उन्होंने 2-3 बातें कही और इतनी ज्यादा हास्यास्पद बातें कही और मूर्खतापूर्ण बातें कही। अध्यापक हूं इसलिए शब्द का उपयोग कर रहा हूं, क्योंकि मैं मानता था कि भाई ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी कितने भी बायस्ड हों, कितने भी ज्यादा संघी हों और कितने भी निक्कर वाले हों, और राजीव कुमार अग्रवाल भी जिस पर कितने भी संघी और निक्करवादी हों, लेकिन शायद बुद्धि उनके पास होगी और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे, वो अपनी बुद्धि का उपयोग करके करेंगे। लेकिन ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने सिद्ध कर दिया, आइए शायद नकल करके पास हो गए या जुगाड़ से पास हो गए या लिटरल एंट्रीज तो उस जमाने में होती नहीं थी, कैसे पास हो गए, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जितना अपनी बुद्धि का परिचय नहीं दिया उतनी ज्यादा अपनी मूर्खता का परिचय दिया। एक एक करके बताता हूँ। पहले वीडियो के अंदर उन्होंने ये कहा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी
और अपोजिशन वीडियो मांग रहा है। हम बताइए महिलाओं की वीडियो कैसे दे दे? बड़ा आश्चर्य हुआ जो मुझे सुन के। भाई जो राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन कह रहा है वो वीडियो वो मांग रहा है कि अगर चुनाव आयोग ये कहता है कि 5 बजे के बाद 8% वोटों की बढ़ोतरी इसलिए हो गई कि वहां पे लाइन लगी थी, तो वो वीडियो दिखा दीजिए जो वहां लाइन लगी हुई थी। क्योंकि जो लोकल सोर्सेज हैं इंडिया गठबंधन की वो तो कह रहे हैं वहां कोई लाइन ही नहीं लगी थी, 5 साढ़े 5 बजे सारी वोटिंग खत्म हो गई थी। इसका माने लाइन लगी नहीं और 8% वोट बढ़ गए और हर पोलिंग बूथ पे बढ़ गए। इसका माने हेराफेरी हुई है। ना तो इंडिया गठबंधन जो मतदान केंद्र है उसके अंदर की फोटो मांग रहा है और ना महिलाओं की फोटो मांग रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह है, अगर मान लीजिए महिलाओं की आइडेंटिटी और उनके व्यक्तिगत मामले की वीडियो बनाना अनैतिक है, तो सीसीटीवी चुनाव आयोग ने क्यों लगाए थे और उनकी वीडियो आपने क्यों बनाई थी? अगर उसको केवल चुनाव आयोग देखना चाहता है तो ऐसी वीडियो जो कि किसी के व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप है तो उसकी वीडियो आपने बनवाई क्यों? और अगर वो वीडियो नॉर्मल है जो कि चुनाव केंद्र के बाहर की लाइन लगी हुई लोगों की वीडियो है, तो अगर आप देख सकते हैं तो जनता उसको क्यों नहीं देख सकती? इसका मतलब यह है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि उनकी जो प्राइवेसी है वो हट होती है, तो प्राइवेसी अगर जनता के देखने से हट होती है तो चुनाव आयोग के देखने से हट क्यों नहीं होती? और जब पूरा का पूरा जो आंदोलन चल रहा है वो इस बात पे चल रहा है कि चुनाव आयोग बायस्ड है और वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने की सुपारी ले चुका है, तो इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बात करने की क्या आवश्यकता थी कि एक नियम था कि वो वीडियो दिखाई जाएगी अगर पैसा जमा करेगा विपक्षी दल का आदमी, और उसके बाद आपने वो नियम ही बदल दिया और वीडियो कह रहे हैं उनके व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप। इसका मतलब यह है कि आपके दिमाग में खुराफात है। नंबर 2, जो उन्होंने कहा कि जो भी आदमी शिकायत लगाएगा उसको एफिडेविट देना पड़ेगा, तो आज तक या चुनाव आयोग ने जो भी आरोप लगाया गया है लोगों द्वारा उसमें एफिडेविट मांगा है। और अगर एफिडेविट वो राहुल गांधी से मांग रहे हैं तो क्या उन्होंने अनुराग सिंह ठाकुर पे भी एफिडेविट मांगा है या भारतीय जनता पार्टी को नेताओं से भी एफिडेविट मांगा है जो कि ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ सड़बड़ किया है? केवल राहुल गांधी से मांग रहे हैं तो अनुराग सिंह ठाकुर से क्यों नहीं मांग रहे हैं? इसका मतलब यह है कि वो केवल राहुल गांधी को, और भाई राहुल गांधी लीडर ऑपोजिशन है, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, अगर वो पब्लिक फोरम पे और वो कह रहे हैं कि मैंने संसद सांसद की जब शपथ ली थी तो मैंने संविधान की और कहा था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो अगर आप जांच कराइए और जांच करा कि अगर गलती है तो मुझे जेल भेज दीजिए। और सीधी सी बात है, वो तो बिल्कुल पर्टिकुलर नाम लेके बता रहे हैं ये गड़बड़ी हुई है। एक एक आदमी के इतने एपिक नंबर्स हैं, एक एक आदमी के 6-6 वोट है, अलग स्टेट में वोट है, एक ही स्टेट में वोट है, ये सारी चीजें बताई। अच्छा, इसके बाद जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने एक और बात कही, उन्होंने कहा आपने 3 आरोप लगाए, एक श्रीवास्तव जी के बारे में बताया था और ये 3 लोगों की बात बताए, वो लोग आके कह रहे हैं कि उनपे ये आरोप लगे झूठे हैं, गलत है। अरे उनके कह देने से, भाई राहुल गांधी के अगर कह देने से कि ये लोग दोषी हैं आरोप सिद्ध नहीं होते, तो इन लोगों के कह देने से कि वो आरोपी नहीं है उनको निर्दोष आप कैसे सिद्ध कर देंगे? इसका मतलब तो आप इस चीज को और ज्यादा बल दे रहे हैं कि जो राहुल गांधी ने इन 3 लोगों के खिलाफ, जिनका नाम ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया, अगर राहुल गांधी कह रहे हैं निर्दोष हैं और ये लोग कह रहे हैं निर्दोष हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं कि दोषी हैं, तो इस पर जांच करा लीजिए और जांच सामने रख दीजिए। अच्छा, ये भी कोई औचित्य नहीं कि आप ये कहेंगे ठीक है अखिल स्वामी के 6 जगह वोटर लिस्ट में नाम तो है लेकिन वोट तो इन्होंने एक ही जगह दिया है। प्रश्न ये है कि एक जगह दिया है या 5 जगह दिया है, वो तो जब इंक्वायरी करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन इंक्वायरी न करके अगर अखिल स्वामी कहता है कि मैंने एक वोट दिया है तो इसका, और मैं इस पर स्यू करूंगा जिस आदमी ने आरोप लगाया, तो ये तो मूर्खतापूर्ण बातें हैं। इसका मन है आपका चुनाव आयोग जो है वो पूरी तरह से ऐसी प्रणाली बना रहा है जिसके अंदर डुप्लीकेसी हो रही है, जिसके अंदर बेईमानी हो रही है, और चुनाव आयोग का कोई नियंत्रण ही नहीं है। लोगों के मौखिक कथन पे आप किसी को दोषी सिद्ध कर देते हो, किसी को निर्दोष सिद्ध कर देते हैं। अच्छा जी, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो एक पत्रकार ने, जिसकी आजकल बहुत कम अपेक्षा हो गई, ये बड़ी अच्छी बात पूछी। उसने कहा जैसे ये आपका आधार कार्ड होता है उसमें फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, उसमें आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लिए जाते हैं और उसके बाद मिलान हो सकता है कि आदमी फिर उसमें आधार कार्ड, मानी बात है कि आज की तारीख में एक एक आदमी के 3-3 4-4 तो नहीं बने होंगे, और आधार कार्ड के आधार पे तो लोग वोट नहीं डालते, वोट तो वो डालते हैं वोटर आईडी कार्ड पे। तो वोटर आईडी कार्ड तो आप बना नहीं रहे, आधार कार्ड जैसे आइडेंटिफिकेशन की व्यवस्था आपने नहीं की हुई है। इसका मतलब यह है कि आपकी मंशा गलत है।
तो इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग बन गया है। केंचुआ ऐसा बन गया है जिसमें शायद ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी हाफ पैंट पहनते हैं और वो एक प्रकार से अपनी टेबल के ऊपर अगर हमारा तिरंगा, हमारी शान तिरंगा को न लगाकर भारतीय जनता पार्टी का या भगवा वस्त्र लगाएं, लेकिन किस प्रकार से मेरे देश की खिल्ली उड़ रही है पूरे विश्व के अंदर, ऐसा निर्लज्ज चुनाव आयोग मैंने कभी नहीं देखा। एक हमने टीएन शेषन देखा है जो कहता था कि जो नेताएं हैं, इनको नेता जो हैं इनको मैं नाश्ते में खाता हूं, और आज अगर वैसा चुनाव आयोग होता तो शायद देश की तस्वीर अलग होती। तो जितना देश को बर्बाद करने के लिए बाकी लोगों ने काम किया है उतना ही चुनाव आयोग ने किया है। हर शाख उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।